गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम जो है पार्लियामेंट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो हमने कवर कर ली है। आज से हमारी जो होगी क्लास 14 होगी, इसमें हम जो है स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पार्लियामेंट जो होता है उसका मेन ऑर्गन जो होता है लेजिस्लेशन का वो होता है आपका पार्लियामेंट। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी इसमें हम पार्लियामेंट से स्टार्ट करेंगे और इस क्लास के नोट्स जो है वो आपको किस तरीके से बनाने हैं कि जो तो स्टूडेंट जो इस क्लास को पब्लिक देख रहे हैं उनको सिर्फ समझाने वाला पार्ट जो है वो करवाया जाएगा। लेकिन पिछली क्लासेस जो होती हैं उसमें क्या होता है कि मैं आपको मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, पेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मैंने बताया होता है कि आपको जो है जितना भी समझाने वाला पार्ट है वो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको अलग से नोट्स जो है वो आपको बनवाने होते हैं। तो जो पेड स्टूडेंट्स होंगे, इस बार ये जो पार्लियामेंट जो हम कवर कर रहे हैं उसमें जितना समझाने वाला पार्ट होगा वो भी आपको डिफरेंस करके आज की क्लास जो होगी उसमें मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस बताऊंगा, साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो करवाया जाएगा। तो वो डिफरेंस भी आपको लिखना है और उसके अलावा जो मैंने आपको नोट्स बनवाने हैं वो भी आपको जो है अलग से नोट्स जो है वो भी आपको बनाने हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा वो डिफरेंस भी आपको जो है वो नोट करते जाना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो पार्लियामेंट के बारे में रहेगी हमारी, और इस क्लास को जो है वो हम राज्यसभा और लोकसभा जो है उसको एक साथ कंपैरिजन के साथ जो है डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी उनको भी एक साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक से जो है चीजें जो है वो बताई जाएंगी कि लोकसभा जो है वो उसको किन किन नामों से जाना जाता है, MPs कौन होते हैं, MLAs कौन होते हैं। वैसे इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं अपनी पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक हमारा वो जो पुरानी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, MP और MLA जो होता है कैसे चुने जाते हैं, क्या डिफरेंस होता है उनमें, वो सारे जो हैं आज की क्लास में वो सब रिपीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। टॉपिक है आज का हमारा पार्लियामेंट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 जो है वो ये कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, कि जो हमारा जो भारत होगा, इंडिया होगा, उसमें एक पार्लियामेंट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। और वो जो पार्लियामेंट होगी वो किन किन से मिलके बनेगी। एक होगी आपकी राज्यसभा, एक होगी आपकी लोकसभा और एक होंगे आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन तीनों से मिलके जो है आपकी पार्लियामेंट जो है वो बनती है। और प्रेसिडेंट के बारे में जनरली पार्लियामेंट से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है प्री में, वो ये होता है कि क्या प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कहा जाता है MPs। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो नहीं होते, लेकिन वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर नहीं है लेकिन पार्ट है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के लेकिन वो पार्लियामेंट का पार्ट है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? वो लोग जो राज्यसभा और लोकसभा में MP जीत के आते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से जीत के आते हैं वो आगे की क्लास जो है जैसे जैसे क्लास पढ़ेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज आपके लिए क्या थी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मेंबर नहीं होते पार्लियामेंट का, लेकिन वो उसका इंटेग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी मेन क्लास है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि एक पार्लियामेंट होगी और उस पार्लियामेंट में कौन कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, दोनों को एक साथ कवर करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा को। तो ऐसे ही सेंटर में सभी को, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं उन सभी को जो है ऐसे सेंटर में आपको लाइन खींच लेनी है और एक सभा लिख लो, एक साइड लिख लो राज्यसभा और दूसरी साइड लिख लो लोकसभा। राज्यसभा जो होती है वो आपका इसको और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है, फर्स्ट हाउस, और इसको सेकंड हाउस कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम होता है लोकसभा। हिंदी में इसको लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। इसको शुरू से लोकसभा और राज्यसभा नहीं कहा जाता था, पहले जो है इसको जो है हाउस ऑफ एल्डर्स और पॉपुलर हाउस, इसको हाउस ऑफ एल्डर्स, और पॉपुलर हाउस
पॉपुलर हाउस। इस नाम से भी इसको, इसी नाम से इनको जो है पहले जाना जाता था, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट जो है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे बनी है। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल है ब्रिटिश का। ठीक है, तो उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, जहां पे बनी हुई है उस जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर, तो इसी वजह से उसको जो है वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और उसी मॉडल के ऊपर जो है हमारा जो है जो हमारी पार्लियामेंट जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो उनके वहां पे जो राज्यसभा है उसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, और उनके वहां पे जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ पॉपुलर हाउस जो है उस नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमने भी पहले जब भारत देश जब जो ये आजाद हुआ तो हमने भी इसको जो है इसी नाम से हम इसको कहते थे। और इसके अलावा इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये सारे इनके अलग अलग नाम हैं। इसको अपर हाउस कहा जाता है, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। तो ये सारे जो हैं अलग अलग नाम हैं इसके। तो इन नामों के बीच में कंफ्यूज जो है अब आपको नहीं होना है कहीं पे भी। अब राज्यसभा लोकसभा सबको पता होता है, जो ये वाले नाम होते हैं ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, तो इनको आज जो है आमने सामने लिख लो। ठीक है, तो ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। तो अब इसके जो है जो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, कि पहले इसको जो है क्योंकि हमने इनसे जो है अडॉप्ट किया था, ब्रिटिश मॉडल जो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है ये हमने अडॉप्ट किया था, तो इस वजह से इसको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट या हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था, या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स और पॉपुलर हाउस के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में ये मांग उठी कि इसको जो है इसका कोई हिंदी नाम भी होना चाहिए, तो इस वजह से इसका नाम बदल के राज्यसभा कहना शुरू कर दिया उसको, और इसको लोकसभा के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है, अब इसमें जो है याद कैसे इन चीजों को आपको रखना है। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, अब हाउस ऑफ पीपल है तो यहां पे क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहां पे क्या है, हाउस ऑफ पीपल। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे ये जो चुन के दोनों में कौन आएंगे, यहां पे भी एमपीज होंगे और यहां पे भी एमपीज होंगे। अब इनमें जो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे वो एमपीज आएंगे आपके लोकसभा में। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल इस वजह से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एक और चीज थी, हाउस ऑफ एल्डर्स। ठीक है, अब इनको इस तरीके से याद करना कि अगर आप लोकसभा के एमपी के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपकी एज जो है नॉट लेस देन 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 25 ईयर्स, यहां पे नॉट लेस देन 30 ईयर्स। ठीक है, तो इस वजह से इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है कि यहां पे अगर आप एमपी की इलेक्शन लड़ रहे हो तो यहां पे आपकी एज जो है मिनिमम एटलीस्ट 25 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए, और यहां पे आपकी एज जो है एटलीस्ट 30 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया, ये सारे इनके नाम आ गए। ठीक है, नेम कि किन किन नामों से इनको जाना जाता है। यहां पे आ गया उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है, यहां पे 30 साल है, यहां पे 25 साल है। बाकी क्वालिफिकेशन जो है वो सेम है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, यहां पे भी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके अलावा और सिटीजनशिप जो है वो आप किसी भी तरीके से एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप बाय बर्थ जो है इंडियन सिटीजन जो है वो होने चाहिए। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हो तब भी आप जो है इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन आपने जो है सिटीजनशिप जो है इंडिया की अगर वो आपने एक्वायर कर ली हो। उसके अलावा आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करते होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है वो मैंने आपको पिछली क्लासेस जो है वो उसमें बताया था। आई थिंक जब हम प्रेजेंट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या होता है। तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इनकी जो है क्वालिफिकेशंस होती हैं। उसके अलावा हाँ, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप राज्यसभा के लिए एमपी की इलेक्शन जो है वो आप लड़ने जा रहे हो तो उसके लिए आप जो है रजिस्टर वोटर होने चाहिए, रजिस्टर वोटर इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्यसभा के लिए क्या है, आप देश की किसी भी स्टेट में रजिस्टर वोटर जो है वो होने चाहिए। लेकिन लोकसभा में क्या होता है,
आप जो है रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए उसी पर्टिकुलर स्टेट का, जहां जिस स्टेट में आप जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाने जा रहे हो या जिस स्टेट में आप जो है खड़े हो रहे हो इलेक्शंस के लिए, आप उसी स्टेट के रजिस्टर्ड वोटर जो है वो होने चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या होता है रजिस्टर्ड वोटर इन एनी स्टेट, यहां पे क्या होता है रजिस्टर्ड वोटर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनकी क्वालिफिकेशंस में, यहां पे एज 30 है, यहां पे 25 है, बाकी दोनों कॉमन है। और डिफरेंस क्या है, राज्यसभा में किसी भी स्टेट के आप जो है वो हो सकते हो रजिस्टर्ड वोटर हो सकते हो। यहां पे जिस स्टेट में आप जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाने जा रहे हो या आप जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, आप उसी स्टेट के जो है आप रजिस्टर्ड वोटर जो है वो आप होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इनके बीच में। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये नोट्स जो है ये साथ साथ बनाते जाओ, और जो लिखवाने वाला पार्ट अलग से होगा वो भी लिखवाऊंगा मैं आपको, और उसमें बहुत सी चीजें जो है वो रिपीट भी होंगी, लेकिन फिर भी आपको ये डिफरेंस जो है ये भी आपको अलग से बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो ये चीजें पता चल गई। अब कौन कौन इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाता है, अब देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा असल में होती क्या है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कुछ मेंबर जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो होते हैं वो खुद से नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, दोनों जगहों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अब आते हैं वापस यहाँ पे, तो जो आपकी लोकसभा है, राज्यसभा से आते हैं, जो आपकी राज्यसभा है इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ वो कितनी रखी गई है 250। ठीक है, लेकिन करंटली 245 सीट्स जो है उनके ऊपर इलेक्शन जो है या उनके ऊपर एमपी जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा में टोटल सीट्स जो है वो आपकी कितनी रखी गई है 552 टोटल सीट्स जो है वो रखी गई है, लेकिन करंट में जो है कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है 545 के ऊपर। ठीक है, तो इतनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है। अब ये सोच रहे होंगे कि 250 क्यों रखी गई या 552 जो है वो क्यों रखी गई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो था, पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो था वो भारत का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद कुछ जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो चाइना ने एक्वायर कर लिया और कुछ के ऊपर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अब जब वो कब्जा कर लिया तो वो जो सीट्स जो थी वो उनके पास चली गई। ठीक है, टेक्निकली वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी वो उनके पास चली गई, तो इस वजह से टोटल सीट्स जो थी वो 552 थी, लेकिन अभी करंटली 545 है। वैसे यहाँ पे 250 थी, अब यहाँ पे 245 है। ठीक है, अब इनके बीच में जो है डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरीके से होती है, पहले इतना नोट डाउन कर लो कि टोटल सीट जो है वो कितनी है, देन आगे बढ़ते हैं। इसकी 250 है, इसकी 552 है, और करंटली कितनी चल रही है 545 और इसकी 245। अब इसकी जो 245 होती है उनमें से आपकी 233 जो होती है इनको जो है इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इनमें से 12 जो होते हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। अब ये 12 लोग जो है ये कहां से होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको जो है स्पेशल नॉलेज हो। ठीक है, स्पेशल नॉलेज हो इनके पास, किसमें, आर्ट्स में। ठीक है, अगर इनके पास स्पेशल नॉलेज है आर्ट्स में, सोशल सर्विस, साइंस, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स। पहले इन्हीं 4 एरियाज जो है उन्हीं में से ही लोग जो है उनको चुने जाते थे। देन फाइनली सचिन तेंदुलकर को एमपी बनाया गया। देन उसके बाद जो है जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि इन्हीं 4 स्पोर्ट्स में से हो, किसी इन्हीं 4 एरियाज में से वो इंसान, हो सकता है कि वो इंसान किसी दूसरे एरिया से भी वो इंसान जो है वो बिलोंग कर सकता है। तो अभी स्पोर्ट्स भी इसमें एक कैटेगरी जो है वो रख ली गई है। ठीक है, तो 12 लोग जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, इनके किसी भी तरीके के इलेक्शन जो है वो नहीं होते। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जो इनको बताती है कि इन लोगों को जो है आपको नॉमिनेट करना है, तो प्रेसिडेंट उन 12 लोगों को जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं। अब ऑब्वियसली ये 12 लोग उन्हीं में से आएंगे जिनकी सरकार है। ठीक है, मान लो सेंटर में अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, तो बीजेपी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को बोलेगी कि इन्हीं 12 लोगों को जो है आप नॉमिनेट करो, तो उन्हीं 12 लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। अब आते हैं ये 233 वाले। ठीक है, इनमें से जो होते हैं 229 जो होते हैं
229 इनको स्टेट्स में से जो है वो चुना जाता है, ठीक है। 229 को स्टेट्स में से चुना जाता है और बचे हुए जो 4 होते हैं उनको यूटीज में से चुना जाता है, ठीक है। कौन कौन सी यूटीज? आपकी दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। तो इन चारों को जो है इन 2 यूटीज में से चुना जाता है। उसके अलावा जो बाकी यूटीज जो है उनमें से जो है वहां पे क्योंकि आपकी स्टेट असेंबली जो है वो नहीं होती, इस वजह से वहां पे जो है डायरेक्ट जो सेंटर होता है उसका कंट्रोल होता है, ठीक है। अब उसके अलावा जो पहले क्या हुआ करता था, पहले जम्मू एंड कश्मीर भी उसकी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हुआ करती थी, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, इतना बना लिया ना आपने, थोड़ी सी जगह जो है इतनी ही जगह और छोड़ देना, ठीक है। जैसे ही इलेक्शंस होंगे जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका स्टेटस जो है वो क्लियर हो जाएगा कि उसके जो एमएलए जो है या क्या वहां से राज्यसभा की सीट के लिए कोई एमपी जो है वो चुन के आएगा या फिर नहीं आएगा। वो जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो आपको उनको जो है करंट अफेयर्स के तहत आपको इसी चार्ट को दोबारा से बना के कि ये जम्मू एंड कश्मीर से इतने लोग जो है या इतने एमपी जो है ये चुन के आते हैं, तो वो जो है ये आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। ये 12 के 12 एज इट इज ही रहेंगे, 233 जो होंगे ये एज इट इज ही रहेंगे, बस यहां पे चेंज होगा कि स्टेट्स में से क्या 229 ही आएंगे और यूटीज में से क्या 4 ही आएंगे, ठीक है। अगर यहां पे बढ़ेंगे और जितने बढ़ेंगे उतने ही वहां पे कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एज इट इज ही रहा फिर भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे ही करंट अफेयर्स आएंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही सरकार जो है इसके बारे में कोई फाइनल फैसला जो है वो सुना देती है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बताया था, अब आते हैं लोकसभा में। यहां पे मैंने क्या बताया था, 552 जो है टोटल सीट्स होती है, लेकिन अभी करंटली कितनी चल रही है, 545, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता था कि 2 मेंबर जो होते थे उनको चुना नॉमिनेट किया जाता था, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, किनमें से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से। अगर वो जो है उनकी पॉपुलेशन जो है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो रही हो तो 2 लोग जो थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुन लिए जाते थे। बाकी 543 लोग जो होते थे इनको लोगों द्वारा चुना जाता था, इलेक्ट किया जाता था, इलेक्टेड बाय पीपल। यहां पे इलेक्टेड बाय लिख लेना, एमएलएज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये किस तरीके से होते हैं ये भी बताता हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है, इनको एमएलएज के द्वारा चुना जाता है, इनको डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, ठीक है। दोनों ही एमपी कहलाते हैं, दोनों ही पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो होते हैं इनको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, इनको लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो जो आपके इलेक्शंस होते हैं ना एमपी के, वो जो आप लोग चुनते हो ये 543 मेंबर्स होते हैं, इनको चुना जाता है, ठीक है। जब पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो पंजाब में एमपीज की लोकसभा की सीट्स कितनी है, 13, और राज्यसभा की सीट्स कितनी है, 7, ठीक है। तो पंजाब में इस तरीके से जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तब आप वोट डालने जाते हो, इन 13 लोगों को जो है आप जितवाते हो, जो भी पहुंचते हैं वहां पे एमपीज, ठीक है। लेकिन जब राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं तब नॉर्मल लोग जो है वो पार्ट नहीं लेते, तब पंजाब के एमएलए जो होते हैं वो इन 7 लोगों को चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रोसीजर रहता है। 543 जो होते हैं ये आपके इलेक्टेड होते हैं। अब इनमें भी स्टेट्स और यूटी की डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन क्या होती है कि इनमें से 543 में से 530 जो होते हैं वो स्टेट्स में से चुन के आते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए 13 होते हैं वो यूटीज में से चुन के आते हैं। कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। यहां से आपके ये 13 जो होते हैं ये चुन के आते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके बन जाते हैं 543, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये मेंबर्स जो हैं ये चुने जाते हैं। अब देखते हैं इनके इलेक्शन जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इनके इलेक्शंस देखने से पहले ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल समझ लो, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, लोकसभा के। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं होती, सिर्फ आपकी 5-6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो कौन सी है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको देख के यहां पे बता देता हूं, ठीक है।
पहले J&K में भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हुआ करती थी, लेकिन अब 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट करती है। आपकी तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी एंड बिहार, ठीक है। तो ये आपकी 6 स्टेट्स हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एग्जिस्ट करती है, मतलब वहां पे भी 2 हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं। बाकी की जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एग्जिस्ट करती है, और 2 हमारी यूटीज ऐसी हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एग्जिस्ट करती है। इनके इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। जब ये सिद्धू वगैरह यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं ना स्टेट के लिए, जब स्टेट का जो आपका ये चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, तब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, एमएलए के इलेक्शंस, तब यहाँ पे ये वाले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो है उनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका स्टेट वाला। अब स्टेट में कितनी एमएलएज या एमपीज की एमएलएज जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकते हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि आपके 60 से लेके 500, मिनिमम 60 आपके एमएलए जो है किसी भी स्टेट के वो होने चाहिए, और मैक्सिमम 500 से ज्यादा आप एमएलए जो है वो किसी भी स्टेट में नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे यूपी जैसी स्टेट है वहां पे एमएलए जो होती है उनकी गिनती जो है वो ज्यादा होती है। पंजाब जैसी स्टेट है वहां पे एमएलए जो होते हैं, जैसे पंजाब में आई थिंक 117 या 113 एमएलए जो है वो होते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक फिगर है, चेक कर लेना आप कौन सी है। तो या तो 117 एमएलए होंगे या 113 एमएलए पंजाब में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500, ठीक है। बाकी स्टेट का एरिया कितना है, स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इनमें से एक मेंबर को जो है गवर्नर, यहां पे कौन कर रहे थे नॉमिनेट? प्रेसिडेंट। यहां पे गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं एक मेंबर को अगर वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, और अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनएडिक्वेटली उस पॉपुलेशन को वो पॉपुलेशन जो है इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो रही हो, तो गवर्नर जो है किसी एक मेंबर को जो है आपके ये कर सकते हैं, नॉमिनेट किया जा सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब बार बार हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं, तो एंग्लो इंडियंस असल में होते कौन है? एंग्लो इंडियंस वो इंडियंस होते हैं जो जिनकी कोई भी पेरेंट, दोनों में से मदर या फिर फादर ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटेन से बिलोंग करते हो और इंडिया में ही रह गए हों वो, ठीक है, तो उनको जो है एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो वो एंग्लो इंडियन में आते हैं, ठीक है। तो वो एक मेंबर को जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यहां पे क्या होता है, एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स को जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे वो किया जा सकता है, ठीक है। तो इनका एग्जैक्ट नंबर क्या होता है ये मैं आपको पुरानी क्लासेस जो है उसमें लिखवा चुका हूं। अभी करंटली मेरे को जो ये नंबर जो है ये मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इनको जो है एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स को, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है कि सिर्फ एक को नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में बताया हुआ है कि 2 को नॉमिनेट किया जा सकता है, राज्यसभा में बताया गया कि 12 को नॉमिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि कितने लोगों को नॉमिनेट गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितने लोगों को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोनों का डिफरेंशिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट कि इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होंगे। अब मान लो ये भारत है, ठीक है, इसमें क्या होने जा रहा है, इलेक्शंस जो है वो आज कंडक्ट होने जा रहे हैं। वैसे तो पूरी सीट्स के लिए इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट नहीं होते, ठीक है, मतलब गैप रखते हैं बीच में, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन पूरे भारत में इलेक्शन होंगे, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है कि 1-2 महीने के अंदर या 1-2 हफ्ते के अंदर ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे पहले नॉर्थ साइड में इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिए, देन ईस्ट साइड में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा लिए, देन आपके इधर साउथ में, सेंट्रल एरिया में, या आपके वेस्टर्न एरिया में, ईस्टर्न में, ठीक है, इस तरीके से आपके इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो पूरे भारत को क्या किया जाता है, 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसमें बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ठीक है, मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमृतसर की,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लोग जो है अपने अपने कैंडिडेट, डिफरेंट पार्टीज जो होंगी अपने अपने कैंडिडेट जो है वो खड़ी कर देंगी। जैसे यहाँ से आपने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ठीक है, और देन आपका कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, देन अकालियों ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और एक मान लो बीजेपी वालों ने अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर दिया, ठीक है। सेम आते हैं यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 117 या जितनी भी इसकी सीट्स हैं या 113, ठीक है, दोनों में से कोई एक नंबर है तो वो देख लेना, ठीक है। तो उतने में ही इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ठीक है, अमृतसर नॉर्थ की, ठीक है। तो यहाँ पे अमृतसर भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये मान लो अमृतसर नॉर्थ की होगी। यहाँ पे भी वैसे ही उन्होंने अपना एक एमएलए, ये इलेक्शन किसके लिए, एमपी के लिए, ये इलेक्शन किसके लिए, एमएलए के लिए, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा कर दिया वेरियस पार्टीज ने। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोटे डालेंगे, ठीक है। जो मान लो यहाँ पे आपका कैंडिडेट जीत गया, ठीक है, तो आपका कैंडिडेट क्या होगा, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चला जाएगा एज ए एमएलए, ठीक है। और वो जीतेगा किस तरीके से, बाय फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मैंने आपको समझाया था क्या होता है कि मान लो 3 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और एक है नोटा, ठीक है, 1 2 3 और 4 ये है नोटा, ठीक है। तो ये किसका कैंडिडेट था, आपका, ये किसका था, कांग्रेस, ये किसका था, बीजेपी, ठीक है। तो ये कैंडिडेट 4 कैंडिडेट्स थे। नोटा को मान लो 50% वोट जो है नोटा को पड़ गई, ठीक है, बाकी बची आपकी 50, तो 20 इसको पड़ गई, 25 इसको पड़ गई, ठीक है, 15 इसको पड़ गई, और जितनी बची आई थिंक 10 बची है, हाँ 10 बची और 10 इसको पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 50% लोगों ने, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, 50% लोगों ने मना कर दिया कि हम जो है इनमें से किसी को भी नहीं चुन रहे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है कि वो बंदा जीत जाता है जिसके बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा वोटें जिसको पड़ी हो, ठीक है। अब जैसे आप वाला है उसको 15% वोट जो है, 25% वोट जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप वाला कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा, भले ही अमृतसर के 75% लोगों ने ये बोल दिया था कि हमें ये कैंडिडेट नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी वो कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब वो बंदा क्या करेगा, जब वो पार्लियामेंट में जाएगा ना, 545 वाली पार्लियामेंट में जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इस अमृतसर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये बंदा अमृतसर को रिप्रेजेंट करेगा। सेम यहाँ पे जब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 117 मान के चलते हैं, 117 वाली पंजाब की जो असेंबली है वहां पे पहुंचेगा, तो ये बंदा किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमृतसर नॉर्थ को, ठीक है। तो ये जब वहां पे जब ये बात करेगा तो ये अमृतसर नॉर्थ के रिगार्डिंग बात करेगा, ठीक है। तो उसकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी होने का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे लोकसभा के केस में ये उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो दूसरा कैंडिडेट यहां से गया, वो जीत के गया पटियाला से, ठीक है, तो ये पटियाला की बात करेगा, ठीक है। अब वो भले वो आपसे जीता हो या कांग्रेस से जीता हो, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि कांग्रेस से जीत गया, ठीक है। तो ये जब वहां पे सेंटर में बैठेगा तो ये पटियाला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पे राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होगा कि मान लो पंजाब की कितनी सीट्स हैं, 7, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे अमृतसर से मान लो कोई कैंडिडेट जो है वो जीत गया। अब वो इसके इलेक्शंस कैसे होंगे पहले उस पे आते हैं, ठीक है। अब अमृतसर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बनाई गई, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यहां पे टोटल अमृतसर की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी जाएगी, ठीक है। तो इस पे देखे जाएंगे कितने एमएलएज हैं, ठीक है, कितने एमएलएज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं। मान लो 20 एमएलएज आते हैं, ठीक है। अब अमृतसर कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पे देखी जाएगी। ये जो 20 एमएलएज होंगे ना, ये वाले 20 एमएलएज ये क्या करेंगे, ये इस कैंडिडेट को चुनेंगे एमपी के लिए, ठीक है। यहां पे जो बंदे खड़े करेंगे, मान लो आपका खड़ा कर दिया, देन कांग्रेस का खड़ा कर दिया, देन बीजेपी का खड़ा कर दिया, ठीक है। ये कैंडिडेट जो है इनको यहां पे खड़ा कर दिया गया, ठीक है। अब ये एमएलए जो है ये वोट डालेंगे और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिल गई वो यहां से एमपी जीत के कहां चला जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। जो एमएलएस इस पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वही एमएलएस इसकी वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग वोट जो है वो होती है, वो आगे जाके समझाता हूँ किस तरीके से, जब मैं आपको विप वगैरह जो है वो कवर करवाऊंगा वहां पे आपको जो है इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से आपके ये जो है एमपीज जो है इनको यहाँ पे चुन लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये बंदा जो था ये सिर्फ अमृतसर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा कहां से गया है, अमृतसर से गया है, लेकिन ये बंदा पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, राज्यसभा में। इसी वजह से इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि ये लोग जो है पूरी की पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी यहां से 7 एमपीज पंजाब से चुन के जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिस जगह से चुन के गए, कि पटियाला से चुन के गया तो ये पटियाला को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, राज्यसभा में ये पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो पटियाला से चुन के गया होगा वो भी, जो आपका किसी जो दूसरी आपकी पंजाब की जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 7 एमपीज जो यहां से जाएंगे, ये पर्टिकुलर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये पूरी की पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है राज्यसभा के एमपी में और लोकसभा के एमपी में, ठीक है। लोकसभा का एमपी सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वो चुना किस तरीके से जाएगा, लोकसभा का लोगों के द्वारा चुना जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो होंगे वो इसको वोट डालेंगे। इसी वजह से यहां का जो था मैंने बताया था ना कि यहां पे जो खड़ा हो रहा है वो उस पर्टिकुलर स्टेट से आपका जो रजिस्टर्ड वोटर जो है वो होना चाहिए। यहां पे क्या था, किसी भी स्टेट का रजिस्टर्ड वोटर जो है वो हो सकता है। उसका रीजन एक और भी है। आप अगर मान लो यहां पे क्या होता है, सिद्धू जो है वो यहाँ पे एमपी के इलेक्शन जो है वो नहीं जीत पाता, ठीक है, लेकिन सेंटर क्या चाहती है, सिद्धू को पार्लियामेंट में चाहती है, ठीक है। तो सिद्धू को क्या किया जाएगा, मान लो पंजाब से भी आपका जो है, पंजाब में अभी करंटली इलेक्शन जो है राज्यसभा के मान लो नहीं हो रहे, ठीक है, तो किसी और स्टेट में हो रहे हैं, मान लो राजस्थान में हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको राजस्थान में जाके खड़ा कर देंगे और राजस्थान वाले अपने एमएलए जो होंगे उनको कह दिया जाएगा कि आपको सिद्धू को जो है वो जितवा के पार्लियामेंट में भेजना है, कहां पे, राज्यसभा में, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिद्धू जो होगा वो राज्यसभा में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी वजह से इसको बैकडोर एंट्री जो है वो कहा जाता है। बहुत से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इस बैकडोर एंट्री से आते हैं, ठीक है। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर्स कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था, जैसे मनमोहन सिंह जो थे वो भी इसी के थ्रू आए थे, राज्यसभा के थ्रू ही आए थे, ठीक है। देन आपकी इंदिरा गांधी जो है 1966 में वो भी इसी के थ्रू आई थी, राज्यसभा के थ्रू, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्शन जो है यहाँ पे हार चुकी थी, ठीक है। तो इस वजह से उनको बैकडोर एंट्री जो थी उनकी करवाई गई थी, ठीक है। तो अब ये भी पता चल गया आपको कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब इनकी ड्यूरेशन, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लोकसभा जो थी, सॉरी राज्यसभा जो थी वो 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है। और इसको परमानेंट हाउस जो है वो कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी जो है बंद नहीं होती, ठीक है। तो इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 6 इयर्स, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन होती है 5 इयर्स। सेम आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी भी ड्यूरेशन होती है 5 इयर्स। तो देखते हो ना, हर 5 साल के बाद इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसकी ड्यूरेशन होगी 5 इयर्स, इसकी 6, ठीक है। अब पहली लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, 1952 में, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे, अब इसकी जो 6 साल होती है ना, और इसके जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो हर क्या कहते हैं 2 साल के बाद जो है, हर 6 साल के बाद जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कैसे होता है, 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। इनमें से 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाएंगे 6 साल के बाद, ठीक है। तो 2/3 जो है वो बचे रहेंगे, ठीक है। वो आपकी राज्यसभा जो होगी उसको, उसका काम काज जो है वो चलाते रहेंगे, ठीक है। मीनवाइल क्या होगा कि वहां पे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन आगे उसके 2 साल बाद क्या होगा कि ये वाले जो है फिर से 1/3 जो है वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, या उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उनका टेन्योर जो है हर 2-2 साल के बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो टोटल टेन्योर कितना होता है, 6 साल का। मान लो क्या हुआ, 2000 में, सन 2000 में यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, 245, ठीक है। 2006 में क्या होगा, 6 साल बाद 245 में से 1/3 जो होंगे उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितने बच जाएंगे, 2/3 मेंबर जो है वो बच जाएंगे, ठीक है। तो उनके इलेक्शंस होंगे, दोबारा से इसको फिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, अब जो ये 2/3 बच गए थे ना, अब इनमें से भी 1/3 जो होंगे वो इसके अगले 2 साल के बाद 2008 में वो भी चले जाएंगे, ठीक है। उनकी जगह पे नए मेंबर्स आ जाएंगे। देन जो बचे हुए थे पीछे 1/3, ठीक है,
हम ऐसे करते हैं, 1/3 को ए मान लेते हैं, दूसरे 1/3 को बी मान लेते हैं, तीसरे 1/3 को सी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, 2000 में ए बी और सी तीनों थे यहाँ पे। ठीक है, ए बी और सी तीनों थे। अब क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ कि 1/3 जो थे उनको उनके रिमूवल का टाइम आ गया। ठीक है, तो 1/3 के रिमूवल का टाइम आ गया, तो 1/3 यहां से ए जो थे बी और सी चले गए, लेकिन अब उनकी जगह पे क्या आ जाएंगे, 1/3 और आ जाएंगे, उनको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो 2006 में यहाँ पे कौन बच गए, बी सी और डी। नेक्स्ट आगे जब बी का 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब यहाँ पे सी और डी बच जाएंगे, साथ में 1/3 और लाए जाएंगे। ठीक है, पुराने निकलते जाएंगे और 1/3 जो है वो हमेशा आते रहेंगे। इनका ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का होता है। अब के मन में ये सवाल आएगा कि पहली बार ये किस तरीके से हुआ होगा। ठीक है, 1952 में। तो 1952 में उन्होंने क्या किया कि सारे मेंबर जो थे उनको ऐड ऑन कर लिया। उसके बाद जब 6 साल पूरे हो गए ना, तो उन्होंने टोकन सिस्टम निकाल दिया। ठीक है, तो वैसे तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जो है वो जनरली आ जाता है कि पहली बार कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 245 मेंबर जो थे उनको ऐड किया। ठीक है, 6 साल बाद एक टोकन निकाल दिया कि 1/3 जो है उनको रिमूव कर देना है और उनकी जगह पे नए 1/3 जो है उनको ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से वो टोकन जो है वो दोबारा से निकाला गया, जो बचे हुए थे 2/3 उनमें से 1/3 को निकाल दिया गया और नए लोग जो थे उनको ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट जो बचे हुए 1/3 थे उनको अगली बार निकाल दिया गया और नए लोग जो थे वो ऐड कर लिए गए। इसी तरीके से 245 जो है वो मेंटेन रहते हैं और आपका हाउस जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे क्या होता है, 545 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, सभी का टेन्योर जो है 5 साल बाद कंप्लीट हो जाता है, नए इलेक्शंस होते हैं, दोबारा से 545 जो है सबको सिलेक्ट किया जाता है, लाया जाता है। 543 को लाया जाता है, 2 को नॉमिनेट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन करंटली जो है ये नॉमिनेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि करंट सरकार का ये कहना है कि अभी जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ये बात कही गई है कि 2 लोग जो है इनको प्रेसिडेंट जो होंगे वो नॉमिनेट करेंगे। कब नॉमिनेट करेंगे, जब इनकी पॉपुलेशन जो होगी इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो रही होगी उस केस में। ठीक है, तो अभी करंट सरकार का कहना है कि अभी कुछ भी इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रही, आगे जो सरकार आएगी वो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो मैंने आपको करवा दिया कि 2 लोग जो है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अगर वो बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो ये हो गए आपके कि इलेक्शन जो होते हैं वो इनके किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, इनकी ड्यूरेशन 5 साल, इनकी ड्यूरेशन 6 साल। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको जो है इनकी सीट जो है वो किस तरीके से वेकेंट हो सकती है। ठीक है, अगर आप एमपी चुने तो गए। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी सीट जो है वो वेकेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपको एमपी चुन लिया गया तो आपकी सीट जो है वो वेकेंट भी हो सकती है। किन किन केसेस में, वोकेशन या वेकेशन, VACATION, वेकेशन ऑफ सीट। किस किस केस में, पहला है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप उसमें क्या होता है, ये आगे जाके और अच्छे तरीके से करवाऊंगा। डबल मेंबरशिप में क्या होता है कि आपकी सीट जो है, अगर आप पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके मेंबर थे आप। ठीक है, या पहले आप राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपने लोकसभा की सीट आई, लोकसभा के इलेक्शंस आए, आपने इलेक्शन लड़े और आप जीत गए। ठीक है, अगर आप पुरानी सीट जो है उसको वेकेंट नहीं करते, ठीक है, उससे रेजिग्नेशन नहीं देते, तो आपकी जो एमपी की सीट जो है वो आपकी जा सकती है। इसी चीज को कहा जाता है डबल मेंबरशिप। ये और अच्छे तरीके से आगे की क्लासेस में और बताऊंगा। ठीक है, सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कोई भी ग्राउंड उसके हो सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके इलेक्शन जो है फेयर मैनर में नहीं हुए, या आपने कोई ना कोई रूल जो है आपने वो ब्रेक कर दिए इलेक्शंस के दौरान, या आपके इलेक्शंस ही इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तब भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लगा दिया जाए, तब भी आपको जो है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो सकती है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। अभी आगे की क्लासेस में हम स्पीकर जो है उसके बारे में कवर करेंगे, चेयरमैन जो है उसके बारे में कवर करेंगे, देन उसके अलावा हम जो है विप जो है उसके बारे में भी मैंने आपको करवाना है। वहां पे भी ये जो है किस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है वो तब भी आपको वहां पे भी आपको वो बताया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा तीसरा केस क्या होता है, आप रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, रिजाइन अगर आप राज्यसभा लोकसभा से बिलोंग करते हो तो आपको रेजिग्नेशन अपना किसको देना है, स्पीकर को। ठीक है, क्योंकि इसका हेड कौन होता है, इसको हेड करता है स्पीकर। ठीक है, इसको हेड करता है चेयरमैन। ठीक है, सेम यहां पे स्पीकर और सेम यहां पे चेयरमैन। ठीक है,
तो अगर आप एमपी हो और अगर आप एमपी लोकसभा से हो तो आप किसको रेजिग्नेशन दोगे? स्पीकर को। अगर आप एमपी हो राज्यसभा से, फिर आप किसको रेजिग्नेशन दोगे? चेयरमैन को। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इसका स्पीकर होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एब्सेंट रहते हो 60 डेज तक, ठीक है, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप 60 दिन तक यहां से लोकसभा से या राज्यसभा से, ठीक है, अगर आप एब्सेंट रहते हो, अगर आप लोकसभा के एमपी हो तो आप लोकसभा से एब्सेंट नहीं रह सकते 60 दिन से ज्यादा, और अगर आप राज्यसभा के एमपी हो तो आप 60 दिन से ज्यादा राज्यसभा से एब्सेंट जो है वो नहीं रह सकते विदाउट परमिशन। ठीक है, परमिशन के बिना। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जो है, अगर आप एब्सेंट रहते हो 60 दिन से ज्यादा, तब भी आपको जो है आपकी सीट जो है वो वैकेट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे आपके ये थे कि किस तरीके से आपकी सीट जो है वो खाली हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पीकर, और आपका जो यहाँ पे, क्योंकि आपका स्पीकर होता है और यहाँ पे आपका चेयरमैन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फिलहाल के लिए जितना हमने किया है, ठीक है, उतना लिख लो।